डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र वाले टॉपिक जिसमें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां शामिल हैं और उसमें भी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में दूसरा पॉइंट जिसका नाम है भूकंप के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के ज्वालामुखी टॉपिक को हमने समझा था और आज हमें भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूकंप नाम से आप सभी परिचित हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है और जिस स्थान पर जहां भी आप रहते हैं वहां भूकंप नाम आपने आभास भी किया होगा भूकंप को। ठीक है, नाम ही क्या है? भूकंप। भू यानी भूमि और कंप यानी कि कंपन होना, भूमि में कंपन होना। ठीक है, तो ये एक आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का भाग है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का एक प्रभाव भूकंप है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से आ सकता है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किन किन कारणों से होती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से होती हैं, भूकंप के कारण होती हैं, सुनामी के कारण होती हैं। तो ये तीन मुख्य चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने ज्वालामुखी को पढ़ा था, आज हम भूकंप के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी के बारे में समझेंगे। तो चलिए अपन यहाँ ये तो पता हुआ कि हमें ये आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का एक भाग है। भूकंप शब्द का अर्थ भू सतह के कंपन से है। भू सतह यानी कि भूमि की जो सतह है और उसमें कंपन होना यानी कि वाइब्रेशन होना ही भूकंप है। कंपन होने का कारण, अब ये कंपन क्यों होता है? भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल होती है। भूमि के अंदर, भूगर्भ यानी कि मिट्टी के नीचे अंदर, जमीन के अंदर कोई होने वाली कोई हलचल है। अब वो हलचल चट्टानों के टूटने से, खिसकने से, ठीक है, उनके कारण हो सकती है। जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं और जब हलचल होगी तो कंपन होगा, जिसे कंप केंद्र एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है यहां से यहां तक और यहाँ इस भाग में कंपन हो रहा है, हलचल हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका कंप केंद्र यानी कि एपी सेंटर। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंप केंद्र या एपी सेंटर क्या है। तो हमें क्या लिखना है कि हलचल से कंपन प्रारंभ होता है, ठीक है, जहां की जिस स्थान पर, ठीक है, ये जो बीज का केंद्र है ये सेंटर कहलाता है और इसी से कंपन होगा इधर, ठीक है, ऊपर यानी कि बाएं दाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ कंपन होता है इससे। परंतु इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो क्या कहलाता है? एपी सेंटर या कंप केंद्र। यानी कि भूमि में हलचल के लिए उत्तरदायी जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, जहां कंपन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उस सेंटर को कहते हैं कंप केंद्र या एपी सेंटर। ठीक है, कंप केंद्र से प्रारंभ होकर तरंगे चारों ओर फैलती जाती हैं, जैसा कि अपने रफ चित्र से समझा था, चारों तरफ फैल जाती हैं। गहराई में चली तरंगे जब भूमि की सतह पर पहुंचती हैं, गहराई से चली, जब नीचे जमीन के अंदर से जैसे कंप केंद्र है और यहां से तरंगे ऊपर यहां सतह पर यहां पर आती हैं, तो सतह कभी कभी आगे पीछे तो कभी ऊपर नीचे हो जाती है। यानी कि जो सतह है ये या तो उबड़ खाबड़ हो जाएगी, ठीक है, या फिर आगे पीछे इधर उधर खिसक जाती है, जिससे भूमि के अंदर दरार आ जाती है। ठीक, भूकंप का महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी कि भूकंप जो है वो कितना हुआ है, तो इसको मापने के लिए एक यंत्र, एक उपकरण काम में लेते हैं जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। और यहां जो मापते हैं उसकी इकाई होती है रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। तो ये उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि कितने रिएक्टर का भूकंप आया है, 5 का है, 6 का है या 7 का है। ठीक है, तो ये उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता मतलब जितना ज्यादा कंपन होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टर का होगा। ठीक है, कम कंपन है तो कम रिएक्टर का होगा। भूकंप की तीव्रता कभी कभी इतनी कम होती है कि भूकंप आने का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता भूगर्भ हलचल की तीव्रता तथा कंप केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। देखो यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भूकंप जो है, भूकंप की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? एक तो भूगर्भ में होने वाली हलचल की तीव्रता, की हलचल कितनी हुई है, और उसके कंप केंद्र से दूरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बताया था कि ये
यहाँ पर इसका कंप के अंदर है, और यहाँ हलचल होगी वो जो जो दूरी बढ़ती जाएगी इस कंप के अंदर से उतना ही उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। यहाँ इस कंप के अंदर के नजदीक वाला जो सतह है वहां पर कंपन ज्यादा होगा, दूरी बढ़ेगी कंपन कम हो जाएगा, और दूरी पर कंपन और कम होगा। ठीक है, तो ये उसकी हलचल की तीव्रता और कंप के अंदर की दूरी पर निर्भर करता है। समुद्र के पानी के नीचे होने वाले भूकंप को सागरीय कंप कहते हैं। देखो समुद्र के पानी के अंदर भी क्या हो जाता है, इस भूकंप आते हैं, उसे सागरीय कंप कहते हैं। भूकंप को भूकंप मापी द्वारा मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। भूकंप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या? भूकंप मापी, जिसे अंग्रेजी में अपन सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि भूकंप की तीव्रता को किस इकाई में या किस यूनिट में मापा जाता है, किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिएक्टर नाम है उसका। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, तापमान का मात्रक अपना केल्विन होता है, ठीक है, जिसको अपने एक अन्य मात्रक उसका सेल्सियस भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन बात करेंगे भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापते हैं? रिएक्टर पर मापते हैं। ठीक है, और अब देखो आगे दो बातें और आ रही है इंपोर्टेंट, कि 4 इकाई का भूकंप तो हल्का भूकंप होता है, जिसका 4 रिएक्टर है वो हल्का है। 5.5 अगर रिएक्टर का भूकंप है वो प्रबल है। और 6 से ऊपर के भूकंप होते हैं वो विनाशकारी होते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग इमारतें हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। और 7 के ऊपर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं, वहां सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो 4 वाले हल्के, 5.5 वाले प्रबल, 6 वाले भूकंप विनाशकारी, और 7 वाले सर्वनाशी होते हैं। ठीक है, इसमें क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाता है। कौन से वाले में? जो 7 रिएक्टर का जो भूकंप होता है वो पूरा तबाह हो जाता है। अब देखो होता क्या है, ये जो विवर्तनिक प्लेटें हैं अंदर, देखो ये जो अपने इस पृथ्वी के अंदर अंदर जो चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टान ये है इधर वाली, एक चट्टान ये है इधर वाली, या तो ये टूट जाती हैं, टूटने के कारण ऐसा होगा। ठीक है, या फिर जो चट्टाने हैं वो आपस में खिसकती हैं। जैसे पहले से कोई चट्टान बनी हुई है, एक चट्टान ये है, तो पहले ये पास पास थी, दूर दूर जा रही है। या फिर पहले ये क्या है, दूर दूर थी, मान लीजिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, अब ये पास पास आ रही है, तो टकराने के कारण। तो ये कई कारण से इसका ऐसा हो सकता है, अंदर हलचल हो सकती है। और वो हलचल जब वो होती है, तो देखो यहाँ भूमि की सतह पहले ऐसी थी, लेकिन ये चट्टान ऊपर की तरफ इससे जो टकराती है इससे, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ मूवमेंट करती है, तो ये सतह ऊपर की तरफ उठती है, तो यहाँ पर सतह ऊपर की तरफ उठ गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भूकंप आते हैं, एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। भूकंपों की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन होता है। पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है उसमें असंतुलन हो जाता है, हलचल होती है, उसके कारण ऐसा होता है। अब ये हलचल होने के कारण क्या हो सकते हैं? या तो प्राकृतिक होंगे या मनुष्य द्वारा होंगे। तो असंतुलन प्राकृतिक या मानव निर्मित जलाशयों के दाब या विस्फोट आदि के कारण भी हो सकता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होने का जो कारण है या असंतुलन उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है? प्राकृतिक या मानव निर्मित जलाशयों के दाब या विस्फोट आदि के कारण हो सकता है। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि भूकंप का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, भूकंप की जो परिभाषा है वो किस आधार पर सर्वमान्य उसको माना गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं, परंतु प्लेट विवर्तन कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तन जो सिद्धांत है उससे लगभग सारे वैज्ञानिक सहमत हैं। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है वो अपन पढ़ेंगे, कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है। और उसके लिए हमने पिछले भी एक वीडियो में पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह पर 29 प्लेटें हैं, यानी कि 29 बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप। तो कितनी प्लेटें हैं? 29 प्लेटें हैं, और इनमें 6 प्रमुख हैं। 29 में से 6 बहुत प्रमुख हैं। हमने यह भी जाना कि प्लेटें धीरे धीरे गति करती हैं, और इनकी गति कितनी होती है? जितनी गति से हमारे नाखून बढ़ते हैं इतनी धीमी गति होती है। समस्त विवर्तनिक घटनाएं इन प्लेटों के किनारों पर होती हैं। देखो जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, बड़ी प्लेट, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट, ठीक है, तीसरी प्लेट ये है। तो ये जो इसके किनारे हैं, ये वाले, ये किनारे है ना, इसका ये किनारा, इसका ये किनारा, तो इन किनारों की बात कर रहा है। ठीक है, समस्त विवर्तनिक घटनाएं इन प्लेटों के किनारों पर होती हैं। प्लेटों के किनारे, अब देखो ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो रचनात्मक यानी कि कुछ चीज का निर्माण करेंगे, ये विनाशी या उस चीज को नष्ट कर देंगे, या संरक्षी यानी कि उसकी सुरक्षा करेंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं किनारे, रचनात्मक, विनाशी या संरक्षी प्रकार के होते हैं। विनाशी किनारों पर ही अधिक परिमाण के
विनाशक भूकंप आते हैं। जो इसके विनाशिक किनारे हैं उनके कारण क्या आते हैं, विनाशकारी भूकंप आते हैं। अब अपन बात करेंगे कि भारत में कहां-कहां पर के कौन-कौन सी प्लेटों के खिसकने का कारण के इसको भूकंपीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तरी भारत, तिब्बत और नेपाल में भूकंप का कारण प्लेटों के टकराव के कारण को माना गया है। ऐसा मानते हैं कि जो प्लेटें हैं ये खिसकती हैं, उनके टकराव होने के कारण भूकंप आते हैं। कहाँ? उत्तरी भारत में, तिब्बत में और नेपाल में। ठीक। प्लेटों के किनारे विनाशी नहीं होने वाले भागों में भूकंप आते हैं, जिसकी व्याख्या मुश्किल होती है, यानी कि इसकी व्याख्या मुश्किल करना बहुत मुश्किल है। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि बहुत ज्यादा विनाशकारी स्थान, कुछ उससे कम वाले, ठीक है, कम जोखिम वाले, बिल्कुल सामान्य वाले जहां भूकंप आते ही नहीं है, जहां भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस प्रकार से भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भाग सर्वाधिक जोखिम वाले माने गए हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए इस भाग को यहाँ पर सर्वाधिक जोखिम वाला माना गया है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को सबसे कम जोखिम वाला माना गया है, इसको सबसे कम जोखिम वाला माना गया है। इस विभाजन की अवहेलना भी होती देखी गई है। ऐसा नहीं कि जहां ये डिसाइड कर दिया कि 5 भाग हैं जहां भूकंप कभी आएगा नहीं, ये जरूरी नहीं कि वहां भूकंप आ भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जहां भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं वहां भूकंप आने बंद भी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोलकाता जो है वो न्यूनतम जोखिम वाला क्षेत्र होने पर भी वहां 1793 ईस्वी में भयानक भूकंप आया था। यानी कलकत्ता को सबसे न्यूनतम जोखिम वाला क्षेत्र माना गया है, परंतु वहां पर 1737 के अंदर, 1737 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था जिसमें 3 लाख लोग लगभग मरे थे। यानी कि इतना, सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें जो है वो धराशायी हो गई थी, इतने ज्यादा लोग उस समय मारे गए थे। तो इस प्रकार से हमने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के अंदर जो पॉइंट है भूकंप वाला उसको समझा, और इसी प्रकार अगले वीडियो में हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के अंदर तीसरा जो पॉइंट है सुनामी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।